इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो अप्रोचेज़ हैं, जो मैंने आपको बताए थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसके जो फीचर्स हुए हैं जैसे एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन पे हम इसको कैसे डेवलप करेंगे। क्योंकि फर्स्टली क्या होता है, जब भी आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हो ना, तो दे आस्क यू अबाउट दैट कि लाइक क्या आप इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा सकते हो। क्या आपने बोला कि सर बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ये होता है, ये इसके फीचर्स होते हैं, तो लेकिन आपको ये वहाँ पे ये बोलेगा कि आप एक एब्स्ट्रैक्शन या इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म मुझे इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, कंसोल एप्लीकेशन पे एक बना के दिखाओ, तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो वो टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। एक बार आप इसे देखो कि कैसे होता है ये। हाँ, जो कि फंडामेंटल है, फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया था, विकी को भी बता दिया था और विकास जी आपको भी मैंने बता दिया था। फंडामेंटल तो क्लियर है ना, लाइक एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ठीक है, दोनों को क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है। आज हम लोग उसका प्रैक्टिकली उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। विकास अपने साइड से वो म्यूट कर लो। तो अगर आपको बीच में किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो अनम्यूट करके मेरे से बात कर लेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लाइक एप्लीकेशन ओपन करना होगा, एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन ओपन करना होगा। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। तो ये वैरी नहीं करता है कि आपके पास विजुअल स्टूडियो कौन सा है, आपके पास 19 भी है तो भी चलेगा। अगर आप सपोज़ कर लो इसका ओल्डर वर्जन आप यूज़ करते हो, लाइक 17 आपके पास में है या आपके पास 22 है, तभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेथड से हम इसको बनाएंगे उस मेथड से आप उसको भी बना सकते हो, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो मेरे पास 2019 है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरा स्टार्टअप पेज है जिसके अंदर मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत सारे मिले और आपको उसमें से फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल हो। जैसे मैंने देखो यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सी शार्प सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंसोल किया। तो जैसे मैंने सी शार्प और ऑल प्लेटफॉर्म और कंसोल किया है ना, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास दो चीज़ें आ गई। एक तो कंसोल एप्लीकेशन आ गई जो कि कोर पे होंगी, और एक कंसोल एप्लीकेशन आ गया डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये जो कोर है ये एडवांस वर्जन है, मैं आगे आपको कराऊंगा कि कैसे कोर पे काम करते हैं, बट अभी अभी जो अपना बेस है ना वो आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क पे है। तो यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क, जिसमें आप सी शार्प के थ्रू विंडोज़ और कंसोल दोनों बना सकते हो। तो अब ये इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लोगे, जस्ट आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक एप्लीकेशन का नाम दोगे जो आप चाहते हो। जैसे अपने क्या यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन 3 हम दे देते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके इस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। जो आपका सोल्यूशन का नाम है वो यही रहेगा, और जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है आपका वो ये है 4.7.2। तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर में। आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, क्रिएट के क्लिक करने के बाद आपके पास एक फाइनली ब्रांड न्यू एप्लीकेशन लोड हो जाता है जिसका नाम कंसोल एप्लीकेशन 3 है। आप देखो यहाँ पे ये आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर है जहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट के सोल्यूशन मिलेंगे। यानी कि प्रोजेक्ट का नाम आपका है कंसोल एप्लीकेशन 3, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, रेफरेंसेस हैं, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन है और प्रोग्राम है। यानी कि ये जो फाइल्स हैं बेसिकली क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लोरर बेसिकली एक विंडो है जहाँ पे आपके सोल्यूशन को का एक्सप्लोर होता है, जहाँ आपके सोल्यूशन के बारे में जो आपके फाइल्स होंगी या फिर जो आप कल के डेट में ऐड करोगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। दिस इज़ सोल्यूशन एक्सप्लोरर, जिसके इसका एक सबसे पहले है सोल्यूशन का नाम। इस सोल्यूशन का नाम क्या है, कंसोल एप्लीकेशन 3। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब हर एक चीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है। मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपके लैपटॉप की अलग प्रॉपर्टी है। तो उसी तरह से ये जो एप्लीकेशन है इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है जो कि असेंबली info.cs क्लास के अंदर में लिखी हुई है। मतलब इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन क्या होगी, कॉपीराइट लॉ क्या होगा, ट्रेडमार्क क्या होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। इसमें आपको कोई चेंजेस करने की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप कुछ भी ना करना है इसके अंदर में। उसके बाद रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस का मतलब हो गया नेम स्पेस। एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो इनिशियल लेवल पे हमें नेम स्पेस चाहिए होती हैं वो यहाँ पे हैं।
इसके अलावा अगर हमें चीज़ चाहिए होंगी तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये नेम स्पेसेस हैं आपके पास में। फिर एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है जो कि आपके कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करती है, जैसे कि आपका फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ हो रहा है और टारगेट फ्रेमवर्क आपका कौन सा है, वो आपका एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में होता है। जैसे हम लोगों देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने यूज़ किया था ना वर्जन 4.7.2, तो ये आपका यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो इस फाइल को देख के आप ये पता कर सकते हो कि आपने एप्लीकेशन जो बनाई है वो कौन से फ्रेमवर्क के अंदर बनाई है। ऐसे इस फाइल को अगर आप खोलते हो किसी भी एप्लीकेशन का, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है। उसके बाद है program.cs, एक क्लास होता है जिसके अंदर में program.cs के नाम से एक फ़ाइल होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं इस पर इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ तुम्हारा एब्स्ट्रैक्शन में आपका इम्प्लीमेंट करता हूँ सबसे पहले। तो एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे ये प्रोग्राम नाम से फ़ाइल है, मैं चाहूँ तो इसे रीनेम कर लूँ। इसको मैंने एब्स्ट्रैक्शन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इस क्लास का नाम ही मैंने चेंज कर दिया एब्स्ट्रैक्शन, और यस करके इसे चेंज कर लेते हैं। तो ओरिजिनलिटी में इसका नाम हो गया एब्स्ट्रैक्शन क्लास। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर में एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इज़ अ प्रोसेस टू कॉल द ऑब्जेक्ट टू एनी अदर, मतलब एनी अदर, मतलब कहीं पे भी आप उस एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो। जब आप उसको यूज़ करोगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। एन एब्स्ट्रैक्शन इज़ बेसिकली इज़ अ प्रोसेस टू यूज़ द ऑब्जेक्ट टू द यूज़र, बट इम्प्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन इज़ हाइड। वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन इंफॉर्मेशन होगी, जैसे वो बना हुआ है, क्या उसके अंदर है, वो हाइड रहती है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जिसके अंदर में हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हाइड कराएंगे। यानी कि अगर हमने किसी चीज़ को पब्लिक कर दिया तो वो पब्लिकली वो दिखेगा, अगर प्राइवेट कर दिया तो वो नहीं दिखेगा। तो जैसे एक क्लास है, अगर आपने C++ को देखा होगा तो C और C++ के अंदर में भी एक मेन क्लास होता था। ये जैसे ये मेन क्लास है, इस मेन क्लास के अंदर में जब भी हम क्लास को अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर बनाएंगे, कोई भी एक पेज बनाएंगे एब्स्ट्रैक्शन का और उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसको कॉल करने के लिए मुझे मेन क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, जो ये है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मुझे एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है। तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए मैंने XYZ कोई भी एक क्लास बना लिया। जैसे मैंने एक क्लास बना लिया पब्लिक क्लास मैंने ले लिया ABS के नाम से एक मैंने एक क्लास ले लेता हूँ मैं। और इस ABS क्लास के अंदर में मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो एक मैंने यहाँ पे पब्लिक एक इंट टाइप का मैंने एक सम नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, जिसका हमने क्या रखा, इंट I, इंट j। मैंने क्या किया, सम के नाम से जो कि इंटीजर टाइप का है, एक हमने मेथड बनाया, इंटीजर टाइप का एक मेथड बनाया जिसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किए इंटीजर टाइप के। ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मैंने ये लिख दिया, रिटर्न कराया इम्प्लीमेंटेशन में कि रिटर्न I + j, यानी कि एक सम नाम से एक मेथड बनाई मैंने जो इंटीजर टाइप का है, और उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर 2 सिग्नेचर पास किए और मैंने रिटर्न करा दिया जो हमने 2 इंटीजर पास कराए थे उसको हम लोग। ये जो मैंने मेथड बनाया है वो ABS क्लास के अंदर बनाया है, और जिसका जो क्लास के अंदर में जो एक मेथड है वो भी पब्लिक टाइप से। पब्लिक का मतलब ये है कि आउटसाइड द क्लास कैन एक्सेस दिस, है ना। मेरा पब्लिक बनाने का मकसद ये था कि मैं इस आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस कराऊँ। ठीक है, तो अब आउटसाइड द क्लास एक्सेस कराने के लिए मैं क्या करूँगा, एक दूसरा क्लास है एब्स्ट्रैक्शन। इसको मुझे इस जो सम है, जो ये आप सम मेथड आपने बनाया है, इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ आउटसाइड द वर्ल्ड। तो आउटसाइड द वर्ल्ड यूज़ करने के लिए मैंने पब्लिक तो दे दिया, तभी ये आउटसाइड वर्ल्ड यूज़ होगा। तो और ये हो गई इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये इस मेथड का ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि ये रिटर्न करा रहा है। इसका एक फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आउटसाइड द वर्ल्ड मैं चाहता हूँ सम को यूज़ करे, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन्फॉर्मेशन उसके पास हाइड रहे। तो ये हो गया आउटसाइड द वर्ल्ड। इट्स आउटसाइड द वर्ल्ड के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मुझे ऊपर वाला क्लास था, कौन सा, ABS क्लास, इस ABS क्लास को मुझे यहाँ पे कॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास का एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे बनाना होगा।
तो मैंने यहाँ पे लिखा ABS A इज इक्वल टू न्यू ABS, यानी कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे A इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ ABS। ABS एक क्लास है, ABS एक क्लास है जिसका एक ऑब्जेक्ट बन गया A के नाम से, यानी कि A इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ABS क्लास। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे सर हाँ बोलिए। इसमें एबीएस ये जो है ये क्या वेरिएबल हो गया ना? ए हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारी क्लास हो गई, ये मेरा यूज़र डिफाइंड टाइप वेरिएबल हो गया। इसकी जगह आप बी ले लो या उसकी जगह कुछ भी ले लो, वट एवर, दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम ऑब्जेक्ट हो गया। इसको चलो मैं ऑब्जेक्ट को मैं ओबीजे के नाम से ले लेता हूँ, ओबीजे ले लिया। दिस इज़ अ ओबीजे इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ एबीएस क्लास। तो एक एक वेरिएबल है, ये मेरे लिए एक वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट्स ओनली। अगर आप यहाँ पे 1 लगा देते हो, न्यूमेरिकल लगा देते हो, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कभी भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम, वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने चाहिए, न्यूमेरिकल से नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट आपका था, वो जो ऊपर वाला क्लास था, इसका मुझे ये मेथड यूज़ करना है, पब्लिक जो सम नाम से मेथड है वो मुझे यूज़ करना है। तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो सम का जो वैल्यू है वो यूज़र को दिखे, इस यूज़र को सम जो कैलकुलेशन है सम यूज़ करे। तो यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल। कंसोल बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है। कंसोल इसकी एक प्रॉपर्टी है, कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन उसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करेगा, राइट करेगा। राइट क्या कराना चाहता है ये, तो राइट ये कराना चाहता है कि यूज़र के 2 नंबर को मैं इनपुट कराऊंगा और उसको सम कराऊंगा। तो मैंने आज सीधा यहाँ पर लिख दिया, मैंने सम ऑफ 2 नंबर्स इज़, मैंने लिखा सम ऑफ 2 नंबर्स इज़, प्लस का साइन देता हूँ मैं, प्लस मतलब कॉन्केटिनेशन हो गया। और मैंने ऑब्जेक्ट मैंने कौन सा लिया हुआ है, ओबीजे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ओबीजे डॉट, ओबीजे में जैसे डॉट करूँगा देखो ऊपर सम आ गया, सम लिख रहा हूँ मैं। अब ओबीजे के थ्रू मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, ओबीजे मेरा ऑब्जेक्ट किसका है, इस क्लास का। तो यानी कि ओबीजे इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, ओबीजे इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, है ना। तो सम को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो सम को कॉल करने के बाद मैं इसके अंदर में यहाँ पे पैरामीटर्स दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पैरामीटर दे दिया, सपोज़ कर लो एक मैंने वैल्यू पास कर दिया, मैंने एक काम कर दिया 10 और 20। मैंने 2 पैरामीटर्स, 2 की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर टाइप की पास कर दी। तो क्या होगा, जो मेरा यहाँ पे ये जो 10 और 20 है वो कहाँ पे कॉल होगा, इस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली कॉल होगा। और वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा 10 और 20 को ये प्लस करके रिटर्न कर देगा। यानी कि जब मैं सम को कॉल करूँगा तो 10 और 20 को ये प्लस करेगा और ये रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करने के लिए, शो कराने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट रीड लाइन। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन, तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, रीड करेगा, मेरा कंपाइलर रीड करेगा और मुझे शो करा देगा। सर अगर मैं चाहता हूँ तो ये नंबर इनपुट लूँ मैं उसी से? हाँ, अगर आप चाहते हो कि मान यूज़र लीजिए से, मान लीजिए 10 और 20 हाँ अगर अगर आप, मैं चाहता हूँ। हाँ अगर आप चाहते हो कि यूज़र से इंफॉर्मेशन को इनपुट लो, वो भी आप कर सकते हो। मैं भी आपको बताता हूँ, पहले आपको ये छोटा सा देख लो एग्जांपल, फिर मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको रन कराना है मुझे, किसको रन कराना है। अब देखो यहाँ पे 2 क्लासेस हैं, एक कंसोल एप्लीकेशन 3 में 2 क्लासेस है, एक एबीएस के नाम से क्लास है, एक एब्स्ट्रैक्ट के नाम से क्लास। लेकिन इन दोनों के अंदर जहाँ पे मेन फंक्शन डिक्लेयर होगा वही वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मेन फंक्शन किस में डिक्लेयर्ड है, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर में, एब्स्ट्रैक्शन क्लास के अंदर मेन फंक्शन डिक्लेयर्ड है। तो आप इसको रन कराने के लिए क्या करोगे, प्रोजेक्ट में जाओगे, कंसोल एप्लीकेशन को क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ये जो आ रहा है टारगेट फ्रेमवर्क, ठीक है, नहीं नॉट, ये स्टार्टअप ऑब्जेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन 3 एब्स्ट्रैक्शन के नाम से आ रहा है। एब्स्ट्रैक्शन को आप सिलेक्ट कर लोगे, देखो एब्स्ट्रैक्शन ये वाला ऑब्जेक्ट है जिसको आप वहाँ पे आप देख रहे थे कि एब्स्ट्रैक्शन के नाम से आ रहा था कंसोल एप्लीकेशन 3 डॉट एब्स्ट्रैक्शन। तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, ऐसे एग्जीक्यूट कराओगे तो जो मैंने 10 और 20 दिया है उसका सम क्या दिखा देगा तुम्हें, 10 + 20 = 30। तो वो क्या करेगा, वो इंटरनली जाएगा और जाने के बाद से कंपाइल करेगा और जो हमने लिखा है आगे, सम ऑफ द 2 नंबर्स आर इज 30, आगे आपके पास में रिजल्ट। अब ये चीज़ आप चाहते हो कि यूज़र से एक्सेप्ट कराओ, तो यूज़र से इंटर कराने के लिए आपको क्या करना है, कुछ कोड्स और लिखने पड़ेंगे। समझ में आ गया ना। देखो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्शन हो गया कि
मैंने सम को कॉल किया, मैंने सम को कॉल किया, सम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो मेरे सामने हाइड है। जस्ट लाइक आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन के ऊपर में आपको किसको कॉल करना है, किसको मैसेज करना है, वो आप यूज़ कर रहे हो, बट यू डोंट नो what is implemented inside this method, you don't know what that, this is called abstraction। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्शन हो गया ना, मतलब उसने पब्लिकली इसने डिक्लेयर किया तभी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ना इसको। अगर मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ प्राइवेट टाइप का, मैंने यहाँ लिखा प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले के नाम से एक मैंने वॉइड टाइप से एक मेथड बनाया जिसमें मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, ये मैंने मैसेज आपको यहाँ पे शो कराना है। जब मैं इसको राइट कराऊंगा तो मैं ये मैसेज चाहता हूँ ये यूज़र के पास में शो हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइवेट पार्ट है, ये एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर में इनकैप्सुलेशन भी अचीव हो रहा है। देखो इनकैप्सुलेशन क्या कर रहा है यहाँ पे कि जो इम्प्लीमेंटेशन है डेटा और मेंबर फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, डेटा एंड मेंबर फंक्शन इज अ टुगेदर इन अ सिंगल, ये मेंबर फंक्शन हो गया और उसका डेटा हो गया, सब कुछ एक ही जगह पे इनकैप्सुलेटेड है। ये पूरा का पूरा क्लास चाहे तो ये पब्लिक को ये भी देख सकता है, इस लाइन को भी रीड कर सकता है, इसको भी कर सकता है, लेकिन आउटसाइड द वर्ल्ड जो मैंने प्राइवेट लिखा है उसको तो एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैंने इसका ABS यहाँ पे बनाया है, जैसे मैंने इसको कॉल किया है, यहाँ पे मैंने लिखा obj.sum, तो सम कॉल हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा obj.display, देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है और ना आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्ले के नाम से जो आपने मेथड ऊपर बनाया हुआ है वो प्राइवेट टाइप से, मतलब आप उसका एक्सेस आउटसाइड द वर्ल्ड नहीं देना चाहते हो। जो आपने मोबाइल डिवाइस क्रिएट किया है उसका जो इंटरनल चिप लेवल, चिप बेस्ड जो प्रोग्रामिंग है उसको आपने प्राइवेट रखा हुआ है, उसको आपने पब्लिक नहीं किया है। ठीक है, अगर आप पब्लिक करते भी हो, अगर आप पब्लिक करते भी हो तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ये इसको आपने पब्लिक किया बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आप सिर्फ उसको सम करने के लिए यूज़ करा रहे हो, बट उसका इंटरनल फंक्शन आपके पास है, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आपके पास है। वो बंदा ये नहीं देख सकता है कि आपने उसके लिए क्या स्पेसिफिक कोड किया है, वो ये चीज़ को नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्शन और ये हो गया आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे इसको पब्लिक कर देता हूँ तो आप इसका देखो कि अगर मैं यहाँ पे पब्लिक लिख दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। देखो डिस्प्ले आ गया यहाँ पे, पहले डिस्प्ले नहीं आ रहा था लेकिन अब आ गया डिस्प्ले, यानी कि अब मैं इसका प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो मेरे को हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करेगा। ये हेलो वर्ल्ड के नीचे प्रिंट करेगा क्या, कंसोल डॉट राइट लाइन जो मैंने लिखा था सम का कि 10 + 20 = 30। देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, साथ में सम ऑफ नंबर्स भी आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं, जैसे कि व्यास जी ने पूछा था कि आप अगर यूज़र से हम नंबर लेना चाहें तो हम कैसे लेंगे। तो यूज़र से अगर आपको नंबर लेना है, आपको ये नंबर यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे यूज़र से नंबर लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में आपने क्या लिखा है, क्या कराना है आपको लिखना है एंटर फर्स्ट नंबर, कुछ भी लिख सकते हो अपना यूज़र से। आपने यूज़र को बोला कि भाई पहला नंबर एंटर करो, जो यूज़र एंटर करेगा उसको आप रीड करोगे, तो जो आप रीड करोगे आप उसको एक इंटीजर वेरिएबल में ले लो। जैसे आपने ले लिया इंटीजर n = अब जो आपने जो रीड कराना है, देखो यहाँ पे डेटा टाइप का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको जो रीड कराना है और जो आपके पास में राइट कराना है, तो उनका जो डेटा टाइप है और जो वेरिएबल ले रहे हो उसका डेटा टाइप दोनों मैच होना चाहिए। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको कंसोल डॉट क्या कराना है, राइट कराना है। नहीं, आपने राइट करा दिया, आपको रीड करना है। किसको रीड करना है, जो आपने राइट कराया है।
तो उसको वो आपका जो बेसिकली क्या होता है, उसका जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग टाइप है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ अगर लिखोगे कंसोल डॉट रीड लाइन, अगर आपने ये लिखा कंसोल डॉट राइट रीड लाइन, वो आपने लिखा किसके अंदर में लिखा, आपने लिखा एन के अंदर में। एन क्या है, इंटीजर टाइप। तो देखो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ये क्यों एरर शो कर रहा है, क्योंकि ये आपका जो है वो इंटीजर टाइप है और ये जो है वो स्ट्रिंग टाइप है। तो आपको क्या करना होगा, इसको भी चेंज करना होगा स्ट्रिंग इंटीजर टाइप में। तो इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन को इंटीजर में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूँगा इंट डॉट पार्स। पार्स एक कीवर्ड है, पार्स में भी कर सकते हो, अब चाहो तो सीधे लिख सकते हो इंट डॉट टू इंट 32। सॉरी, आपको इंट नहीं लिखना, आपको सीधा यहाँ लिखना है कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 बिट में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपने लिखा। अगर आप चाहो 64 बिट में कन्वर्ट करना तो ये 64 बिट में भी हो जाएगा। तो अब देखो ये एरर ख़त्म हो गया। क्यों हो गया एरर, क्यों रिजॉल्व हो गया, बिकॉज कि ये भी अब इसका टाइप इसके टाइप के अकॉर्डिंगली मैच कर गया। पहले क्या था, वो इंटीजर तुमने लिया था, इसका टाइप मैच नहीं कर रहा था, इसलिए एरर आ रहा था। तो ये पहले वैल्यू के लिए हो गया। सेम सेकंड वैल्यू के लिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये समझ में नहीं आया सर। देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा कंसोल डॉट राइट लाइन का ये मैसेज आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। पहले मैं यहाँ तक रन करा के आपको दिखाता हूँ। मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। मैंने लिखा सिर्फ क्या, कंसोल डॉट राइट लाइन, तो एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र एंटर करेगा नंबर, लेकिन जब यूज़र एंटर करेगा तो उसको आपको रीड भी तो करेगा कंपाइलर से रीड भी तो कराना है ना आपको। जो आपने यूज़र ने जो एंटर किया है उस वैल्यू को रीड कराना है। तो रीड कराने के लिए आपका जो वैल्यू का टाइप है, डेटा टाइप है, देखो तो सम है। सम क्या ले रहा है, सम मेरा ले रहा है इंटीजर टाइप का, तो मैं इंटीजर ही लूँगा। अगर सपोज कर लो यहाँ पे मैं डबल ले लेता या फ्लोट लेता तो मैं यहाँ पे फ्लोट लेता, क्योंकि मेरा जो सम है वो सम जो ले रहा है पैरामीटर्स, वो इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले लिया एन एक वेरिएबल ले लिया जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। अब मेरा जो कंसोल डॉट रीड लाइन है वो स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करता है। हर एक का एक अपना डेटा टाइप होता है। जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन भी आपका क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का ले रहा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप का तो ले रहा है, लेकिन मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कन्वर्ट डॉट टू इन 32। तो इन 32 बिट में देखो, अगर आप इन 32 की बात करते हो, जब कन्वर्ट लिखोगे, कन्वर्ट के बाद डॉट करोगे, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप हैं। आप किसी भी डेटा टाइप में किसको चेंज कर सकते हो, किसी भी डेटा टाइप में चेंज कर सकते हो। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ तक पूरी हो जाती है अगर मैं 32 बिट में करता हूँ। मतलब 32 कैरेक्टर तक ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करा देगा, कन्वर्ट कर देगा। जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, जो भी मैं यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे लिखूँगा, उसको 32 बिट में कन्वर्ट कर देगा और उसको किस में डाल देगा, एन के अंदर में। यानी कि इंटीजर एन के अंदर में जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे उसको वैल्यू को कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल देगा। इसका एक और तरीका है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा आप यहाँ लिख सकते हो इंट डॉट पार्स। मतलब पार्स एक कीवर्ड है जो कि डायरेक्टली आपको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि मेरी जो ये वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गई, और ये भी इसका डेस्टिनेशन भी इंटीजर है, तो ये हो गया। तो सेम एक और मैंने इन डिक्लेयर कहाँ किया है, यहाँ पे तो आई और जे ही डिक्लेयर किया था। मैंने आई और जे यहाँ पे किया था। जो मेरी इम्प्लीमेंटेशन थी वो दूसरे क्लास में थी, तो दूसरे क्लास में मैं क्या भी इम्प्लीमेंट करूँ आपको समझ में नहीं आएगा ना। आप जब यूज़ करोगे तो आपको क्या पता कि जो आपने कॉल बटन पे क्लिक किया है कौन सा वेरिएबल उसने यूज़ किया होगा, आपको पता होगा क्या? नहीं ना। आपको तो सिर्फ पता है कि मेरे को यहाँ पे नंबर डालना है, क्योंकि मेरे को नंबर से ही मैं किसी से बात कर सकता हूँ। उसके जो पैरामीटर सेट हैं, आपको तो नंबर डालना है तो नंबर डालना है, और आपको जहाँ पे कैरेक्टर इनपुट करना है वहाँ पे कैरेक्टर इनपुट करते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया हुआ है सम के अंदर में सिर्फ मुझे इंटीजर टाइप का डालना है, हमको स्ट्रिंग नहीं डालना है, ना ही मुझे फ्लोट डालना है। तो मैंने एक ले लिया। दूसरा एक और वेरिएबल के लिए मैंने दोबारा टाइप किया एंटर सेकेंड नंबर। अब मुझे दूसरा नंबर भी इनपुट कराना है। पहले तो मैं डायरेक्टली नंबर डाल रहा था ना, यहाँ पे पहले मैंने क्या किया था, डायरेक्टली मैंने 10 और 20 डाल दिया था और डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब मैं यूज़र से ले रहा हूँ,
तो यूज़र से ले रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक लूँगा n और एक मैं दूसरा एक और वेरिएबल लेता हूँ p, एक दूसरा लेता हूँ p के अंदर मैंने फिर कंसोल डॉट राइट लाइन सेम कर दिया दोनों रिके। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो यहाँ पे सम में 10 और 20 जा रहा था, यहाँ पे मैंने पास कर दिया n और p। समझ में आया? बस अब ये क्या करेगा, पहले फर्स्ट टाइम आपसे मांगेगा पहला नंबर, उसको रीड करेगा, रीड करके n में डाल देगा। फिर सेकंड टाइम आपसे दूसरा नंबर मांगेगा, उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद p में डाल देगा, और n और p को जब यहाँ डालेगा तो ये जाएगा इसके पास और इसको सम करके आपको आउटपुट दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले फर्स्ट नंबर में देखो यहाँ पर आ रहा है एंटर नंबर, एंटर नंबर मैंने डाला 10, एंटर करूँगा फिर से देखो आ रहा है एंटर सेकंड नंबर, मैंने डाला 80, एंटर करूँगा क्या आ रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 90। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है ना, क्लियर है ना? अब तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई हैं आपकी। एक तो आपकी इंप्लीमेंट यहाँ पे क्या हो गई, एक तो आपकी इंप्लीमेंटेशन हो गई, एब्स्ट्रैक्शन भी हो गया और आपका इनकैप्सुलेशन भी हो गया। अगर देखा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन का मैंने आपको क्या बोला था कि जो हम चाहेंगे आउटसाइड द वर्ल्ड उसको एक्सेस करेगा, और इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हो गया कि एक क्लास है जिसके अंदर में डेटा और मेंबर फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, एक ही यूनिट के अंदर सब कुछ है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसको हमारा इनकैप्सुलेशन हो गया। विकास जी आपके सामने से ना वो म्यूट कर लो, ठीक है ना। तो ये देखो आपके यहाँ पे आ गया पूरा। अब हम लोग आते हैं, ये आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया और ये आपका इनकैप्सुलेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इनहेरिटेंस पे, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। चलो इसमें हम लोग पहले पॉलीमॉर्फिज्म कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो मेरे पास एक ही क्लास था जिसके अंदर में जिसका नाम था एब्स्ट्रैक्शन। अब मुझे एक दूसरा क्लास ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा न्यू आइटम, यहाँ से मैंने क्लास ऐड किया, इस क्लास का नाम मैं रखता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। शोर आ रहा है किसकी साइड से, अनम्यूट हो गया विकास जी आपकी साइड से, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास में क्लास हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म क्लास है। अब इसको मुझे सपोज कर लो पॉलीमॉर्फिज्म को ही मैं रन कराना चाहता हूँ, तो पॉलीमॉर्फिज्म के क्लास के अंदर में आपको मेन क्लास बनाना पड़ेगा। तो पब्लिक स्टैटिक भी लिख सकते हो या वैसे लिख सकते हो स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, आपको मेन फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, एरे और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये आपका मेन हो गया जो आपने किसमें इंप्लीमेंट कर दिया। स्टैटिक क्यों सर यहाँ डिक्लेयर किए? स्टैटिक को हम क्या करते हैं, स्टैटिक की जो है ना वो कीवर्ड है, और अगर आप स्टैटिकली उसको यूज़ कर स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हो तो जो क्लास है ना वो डायरेक्टली आउटसाइड द वर्ल्ड कॉल होता है। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो आउटसाइड द वर्ल्ड डायरेक्टली कॉल हो रहा है। जब हम यहाँ पे प्रोग्राम में जाते हैं कंसोल एप्लीकेशन में, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो लिखा हुआ आ रहा है पॉलीमॉर्फिज्म, ये बिकॉज ऑफ दिस आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है। अगर मैं वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड हटा दूंगा और मेन हटा दूंगा तो ये कभी भी यहाँ पे नहीं शो करेगा जो ये आपका स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो आपका स्टैटिक बेसिकली क्या होता है, स्टैटिक अगर आप कीवर्ड यूज़ करते हो तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोज़ कर लो मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक क्लास डेमो। मैंने एक क्लास बनाया स्टैटिक के नाम से डेमो। अब मैं ये जो डेमो मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा है ना, तो मैं इस क्लास के अंदर में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसका ऑब्जेक्ट बनाने की, मैं सीधा यहाँ से डेमो को यूज़ कर सकता हूँ। देखो डेमो आ गया नीचे, ये डेमो आ गया, डेमो को मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड हटा देता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड हटा देता हूँ और मुझे इस क्लास को यूज़ करना है नीचे, तो मुझे इस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो मैं डेमो लिखूँगा ना, ये जो डेमो है वो वाला क्लास ऑब्जेक्ट नहीं है जो ऊपर आ रहा है। जो डेमो लिखूँगा तो डेमो को मैं ऑब्जेक्ट बना के मैं यूज़ नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह से, डेमो obj इज इक्वल टू न्यू डेमो। मुझे ये लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज़ किया। अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करूँगा तो मुझे डेमो का इसका एक ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं डायरेक्टली इस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ आउटसाइड द वर्ल्ड। जैसे कि सपोज़ कर लो यहाँ पे मैं सेम पुराना वाला जो एग्जांपल था मैं उसी को लेके चलता हूँ। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, मैंने डिस्प्ले के नाम से लिया और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इसको आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस कराने के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें, मैं सीधा यहाँ पे लिखूँगा obj डॉट क्या डिस्प्ले, ठीक है ना। obj डॉट डिस्प्ले मैं करूँगा तो डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि इसको जो है मैंने स्टैटिक क्लास बनाना है, अगर मुझे स्टैटिक बनाना है तो मुझे भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ स्टैटिक, मैं इसको लेता हूँ स्टैटिक। तो मैंने यहाँ पे भी इसको भी मुझे स्टैटिक लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने स्टैटिक क्लास बनाई है तो आपको मेथड भी स्टैटिक लेना पड़ेगा। अगर मैंने स्टैटिक ले लिया, देखो नीचे वाला इनवैलिड हो गया। क्यों इनवैलिड हो गया? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं को डायरेक्टली क्लास को कॉल करना है आपको क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने इसको कमेंट कर दिया इसको अभी। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहता हूँ आउटसाइड द वर्ल्ड, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा लिखूँगा क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है? डेमो। डेमो डॉट, देखो डिस्प्ले आ गया, डेमो डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले जो मेथड ऊपर का था वो डायरेक्टली आ गया ना। तो स्टैटिक का काम यही होता है कि अगर आप स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक क्लास बनाते हो तो स्टैटिक क्लास के लिए आपको उसका मेथड भी स्टैटिक कीवर्ड से लेना पड़ेगा और आपको क्लास का इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या सर इसको थोड़ा रिपीट कर देंगे? देखो स्टैटिक क्लास क्या होता है, स्टैटिक बेसिकली एक कीवर्ड है। और अगर आपको जैसे इसमें देखो, इसमें क्या बनाया था मैंने क्या बनाया था, ये ABS नाम से क्लास बनाई थी और ABS क्लास मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा था, तभी मैंने इसको यूज़ किया था ना। इसको ABS का ऑब्जेक्ट बनाया था तो उस OBJ के थ्रू ही तो मैंने इसको यूज़ किया। ये देखो obj डॉट सम किया हमने, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ किया है, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उस क्लास को कॉल कर रहा हूँ, डेमो को। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट। समझ में आ गई बात? और विकी तुम्हें समझ में आया? विकी? यस सर, यस सर, ठीक है। यस सर, यस। तो ये हो गया तुम्हारा बेसिकली स्टैटिक का मतलब। अब मैं आता हूँ फाइनली अपने उस पॉइंट पे जो मैं अचीव करने जा रहा था, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मैंने यहाँ पे डेमो क्लास लिया है और डेमो के बाद मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक सम के नाम से मैं एक पॉलीमॉर्फिज्म मुझे अचीव करना है ना, तो मैंने को यहाँ पे क्या करना है, वही वाला सेम चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, पब्लिक इंटीजर सम। सम के नाम से मैंने लिया, इसके अंदर मैंने आई ले लिया, फिर मैंने लिया इंट जे ले लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सम को रिटर्न कराया, रिटर्न आई प्लस जे। गॉट इट? सेम अब मुझे स्टैटिक बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे स्टैटिक यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से वापस आऊँगा, स्टैटिक लिखूँगा, तभी ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्लास को एज ए स्टैटिक लिया हुआ है। जो स्टैटिक क्लास होती हैं तो उसके जितने भी मेथड होते हैं, जितने मेंबर होते हैं, वो स्टैटिक टाइप से होने चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ जिसमें मैं यहाँ पे मैं डबल पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी डबल पास कर दिया। दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म फॉर व्हाट? सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस टू हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। बोथ
both methods names are same, sum and sum. Both method names are same, but the parameters are different. The parameters are is in a integer type, the parameters are in an integer type, sorry float type, double type. तो यहाँ जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंटीजर टाइप के पास हो रहे हैं, यहाँ पे डबल टाइप के पास हो रहे हैं. दोनों में ही सम कर रहा है, बट यह क्या कर रहा है, ये अलग टाइप का कर रहा है, ये अलग टाइप का. तो दिस इज़ पॉलीमॉर्फिज्म. जो मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक ही बनेगा सम के नाम से. वो उस पर क्या करेगा, बार बार ओवर राइडिंग कर देगा, एक के ऊपर में ओवर राइड कर देगा. ठीक है. और ये कैलकुलेट होगा, वो किसके थ्रू कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होगा जब आप वैल्यू को इनपुट करोगे. यानी कि जब आप यहाँ पे जब उसे कॉल करोगे और जो उसका डेटा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंगली ये कॉल होगा. ठीक है. चलो अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं डायरेक्टली वैल्यू को इनपुट कैलकुलेट कराता हूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे और भी एक पार्ट को भी अचीव करना है. तो मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ नंबर इज़. ठीक है. अब मैं प्लस का साइन कॉन्कैटिनेशन का होता है, जो एक स्ट्रिंग को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में जोड़ता है. और मैंने यहाँ पे पास किया जो ऑब्जेक्ट का नाम था, जो ऊपर नाम था क्या, डेमो ना, डेमो डॉट सम. ठीक है. अब डेमो डॉट सम के अंदर में मैंने पैरामीटर पास कर दिया 10 10 10 10 20 होना चाहिए. ठीक है. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ये रीड कर लेगा. बैटरी गोइंग टू ऑफ, 1 मिनट. ये दूसरा लड़का लेफ्ट कर लेगा सर. इससे क्या मतलब. हेलो. यस सर. वो कहाँ चला गया. तो देखो यहाँ पे, हाँ वो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले को कॉल किया. तो जब मैं डिस्प्ले को कॉल किया तो डिस्प्ले तो कॉल हो ही गया. और साथ में हमने लिखा यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ नंबर. यहाँ मैंने वैल्यू का पास किया क्या, इंटीजर. तो मैं इंटीजर पास करूँगा तो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, ये वाला है ना. अगर मैं इसको रन कराऊँ अभी तो ये किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा ना, इसको कॉल करेगा, इसको नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये डबल टाइप का है. जो ये वैल्यू देखेगा, वैल्यू जो है मेरा इंटीजर है, तो इसको कॉल करेगा, ना कि इसको कॉल करेगा. देखो हम कैसे रन कराते हैं इसको. अच्छा, इसमें यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं सर. हाँ, अभी लास्ट क्लास में जो लास्ट वाला मैंने बताया वो यूज़र वाला था ना. हाँ नहीं, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें भी ले सकते हैं. हाँ बिल्कुल ले सकते हैं. वही सेम चीज़ जो मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. अगर बंदा फ्लोट करता है तो फ्लोट को ही चूज कर ले वो. देखो मैं वहाँ से भी कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा. बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ. मैं आके पॉलीमॉर्फिज्म में यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया. ठीक है. अब मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ एन और पी. नहीं, यहाँ पे आपका इंटीजर टाइप का भी है और यहाँ पे आपका पास का भी है. तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अलग अलग बनाना पड़ेगा. एन और पी अगर मैं पास करूँगा तो सिर्फ ये इंटीजर टाइप का पास करेगा ना, क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप को वेरीफाई किया हुआ है. तो यहाँ पे हमें लॉजिक लगाने पड़ेंगे, इफ़ और एल्स का कंडीशन लगाना पड़ेगा. इफ़ और एल्स कंडीशन लगाना पड़ेगा. कर तो यहाँ भी सकते हैं हम, लेकिन हमें क्या, यूज़र से इनपुट कराएंगे और इफ़ लगाएंगे कि अगर इंटीजर टाइप है तो इसमें जाए और यूज़र नहीं है तो उसमें जाए. तो इसको अगर मैं रन कराता हूँ अभी, तो देखो क्या होता है.
ये पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 20, एंटर सेकंड नंबर मैंने डाला 30, तो ये आ गया 50 आ गया आउटपुट आपके पास। ये कौन सा रन कर रहा है, इसके लिए आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो। यहाँ पे आओ, क्लिक कर दो, ये क्लिक कर दो, या यहाँ ना करो, आप सीधा कंसोल पे क्लिक करो जहाँ पे राइट करेगा, ये आपको बताएगा कि आपको कहाँ लेके जा रहा है। तो ये तो मैंने इंटीजर टाइप का किया था। देखो अब यहाँ पे मैं इसे रन कराता हूँ। सबसे पहले नंबर मांगा, मैंने डाला 50, फिर डाला मैंने 50, एंटर किया, सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ पे। फिर यहाँ से आप इसको रन कराओगे, क्लिक करोगे, देखो सबसे किसके पास गया, ये इंटीजर वाले के पास गया, पब्लिक स्टैटिक इंट सम, ठीक है। आई नीचे, रिटर्न आई प्लस जे, एंड रिटर्न आ गया, राइट लाइन, रीड लाइन, आउटपुट क्या आया आपके पास, 100, 50 प्लस 50 100, है ना। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप चेंज कर देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने कर दिया डबल, यहाँ मैंने कर दिया डबल, और मैंने यहाँ भी कर दिया डबल, ठीक है। इसको भी मैंने कर दिया डबल, एंड इसको भी मैंने कर दिया डबल। अब देखो क्या होगा, ठीक है। अब देखना क्या होगा, यहाँ सेम वैल्यू जा रही है। मैं इसको रन कराता हूँ। पहले किसके पास जा रहा था, वो इंटीजर वाले के पास, लेकिन अब किसके पास जाएगा, अब डबल वाले के पास जाएगा। ये विकी कहाँ चला गया, हेलो। यस सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ तुम्हें, ठीक है। पूरा ओवर हो जाता है ना, कर लिया, हाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया अभी, मैंने लिखा यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज़ थी, पॉलीमॉर्फिज्म हम कर रहे थे जिसमें वन थिंग्स हैविंग मोर पैरामीटर्स। तो यहाँ बैक से बताएंगे सर थोड़ा सा। हाँ मैं बैक से बताता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे 20 डाला, मैंने डाला 15.23, एंटर करूँगा, ठीक है। मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था, देखो कहाँ जा रहा है, क्या क्या लगा, ब्रेक पॉइंट, इसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं। देखो किस पे आ रहा है, ये डबल वाले पास आ रहा है ना, डबल वाले के पास आ रहा है। रिटर्न किया, कंसोल डॉट राइट पे गया, रीड किया, और आउटपुट तुम्हारे पास आ गया। क्या आया, 17.23। फ्रैक्शन पॉइंट भी ले लिया, तो ये सेकंड वाला पॉइंट एग्जीक्यूट किया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बार समझ लो, दोबारा मैं समझा रहा हूँ। ये मैंने पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया है। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए, हाँ आप अपनी साइड से देखो, म्यूट कर लो, कोई किसी का ओपन है। हाँ देखो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने क्या किया है, एक तो हम लोगों ने डेमो नाम से क्लास बनाया, जिसके अंदर में एक हमने बनाया है सम के नाम से, और दूसरा भी बनाया है सम के नाम से। बट पहला वाला जो सम है उसके अंदर हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का लिया है, और दूसरा वाला जो सम है वो डबल लिया है। डबल मतलब कि हो गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल पॉइंट वाला। तो ये हो गया डबल, और ये हो गया आपका सम। दोनों क्या करेगा, दोनों वैल्यू को सम करेगा, बट ये वाला क्या करेगा, ये फ्रैक्शनल पॉइंट को करेगा, यानी पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को वो करेगा, और ये वाला जो करेगा वो सिर्फ इंटीजर वाला करेगा। ये डिपेंड करेगा कि मैंने इनपुट क्या लिया है, तो इनपुट मैं जो लूँगा उसके हिसाब से वो करेगा कैलकुलेट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मैंने लास्ट वाले में एब्स्ट्रैक्शन वाले में तुम्हें बताया था कि कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम फर्स्ट नंबर एम इनपुट कराएंगे, ठीक है। मैंने एक टाइप ले लिया डबल, मैं यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ वो डबल टाइप से करा रहा हूँ, तो क्या करेगा वो ऑटोमेटिकली इस वाले को कॉल करेगा। तो मैंने डबल से मैं एक एन वेरिएबल ले लिया, जिसमें मैंने कंसोल डॉट राइट से डबल को लाइक कन्वर्ट करा और उसकी वैल्यू एन में डाल दी। उसके बाद मैंने सेकेंड नंबर लिया है, उसको मैंने रीड कराया है पी के अंदर में, जो कि एक डबल टाइप है, और मैंने कंसोल डॉट रीड को भी मैंने डबल में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, कंसोल डॉट राइट लाइन पे लिखा है सम ऑफ द नंबर इज़ डेमो।
डेमो इज़ द नेम ऑफ द क्लास, जो ऊपर वाला क्लास है ये वाला डेमो, और डेमो के अंदर मैंने किसको कॉल किया, सम को लिखा है। इन दोनों में सम का नाम सेम है बट दोनों के पैरामीटर्स अलग हैं, सिग्नेचर अलग हैं। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं एन, एन किसका, एन का टाइप क्या है, डबल। तो जैसे डबल होगा पास या, हाँ मैं बोल रहा था कि यूजर को कैसे पता चलेगा इंटीजर है या डबल है? यूज़र को नहीं पता चलेगा, ये इसको पता चलेगा कि इंटीजर है या डबल है। यूज़र को क्या पता चलेगा, यूज़र तो जो है, यूज़र को तो दोनों वैल्यू डालनी है, यूज़र को दोनों वैल्यू डालनी है। यूज़र का इनपुट, अब जैसे मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ हमने डायरेक्टली यहाँ पे डबल लिया है, इसके लिए हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर डबल होगा तो ये पास हो जाएगा, अगर डेसिमल होगा तो ये पास होगा। क्योंकि आपको अभी मैंने इफ एल्स का कंडीशन नहीं बताया है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ अभी। इसमें भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करेगा, उसको वैल्यू से पता चलेगा, वैल्यू से पता चलेगा। अगर मैंने देखो डायरेक्टली वैल्यू डाल दी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला 10.5 कॉमा 11.5, मैंने तो वैल्यू डाला। ये जो सम है ये दोनों बना हुआ है ऊपर, ये भी सम है, ये भी सम है। ये सिर्फ वैल्यू से ये पता करेगा कि तुम्हारी वैल्यू कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली वो कर देगा। ये एज पर यूजर जो इनपुट है उसके अनुसार ये चूज कर लेता है हाँ उसको कौन सा कॉल करना है। हाँ, यूज़र के इनपुट से वो सारा चीज़ें कर लेगा। इफ एल्स का यूज ना करे तो ये अपने आप इस हाँ, इफ एल्स अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसको वो अपने आप इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब देखो सम ऑफ, मैंने क्या वैल्यू डाली थी, मैंने 10.5 और 11.5 डाला था, दैट इज इक्वल्स टू 22। आपको रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे एन डालूंगा और यहाँ पे मैं पी डालूंगा, एन और पी, तो एन और पी की जो वैल्यू होगी, अगर इस टाइम पे तो मैंने डबल लिया हुआ है एन और पी को, तो ये डबल से कैलकुलेट करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे इंटीजर ले लूँगा तो वो इंटीजर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेगा। यानी कि हम जो इनपुट देंगे यूज़र को, वहाँ से इफ़ एंड एल्स कंडीशन लगा के हम उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, वो तो खैर इनपुट लेने और देने की बात है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि हमें यहाँ से अचीवमेंट क्या मिली, मुझे बेनिफिट क्या हुआ सम का। मेरा बेनिफिट ये हुआ है कि सम नाम से मैंने सिर्फ एक ही मेथड बनाया है, दो नहीं बनाए हैं। सम जो है वो एक ही नाम लेगा, दो लिए हैं हमने, लेकिन नाम वो एक मेमोरी में जो स्पेस लेगा वो एक ही लेगा। बार बार ये क्या करेगा, जब इंटीजर वैल्यू आएगी तो वो उस सेम के अंदर इंटीजर डाल देगा, जब डबल वैल्यू आएगी तो वो डबल डाल देगा, लेकिन मेमोरी में जो लेगा ऑब्जेक्ट वो एक ही लेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, समझ गए आप लोग, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, वन थिंग्स हैविंग मेनी फॉर्म्स, एक चीज़ के बहुत सारे फॉर्म्स। अब एक सम का है, सम का फॉर्म्स हो गया कि वो सम को लाइक आपके इंटीजर वैल्यू को भी सम कर रहा है और आपके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को भी सम कर रहा है, तो ये वन थिंग्स हैविंग मेनी फॉर्म्स हो गया। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट रह गया है हमारा, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, अ ड्राइव क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास, है ना। इनहेरिटेंस का तो मतलब यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे तो यहाँ से भी क्लास ऐड कर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ से भी क्लास ऐड कर सकते हो। यहाँ से जाते हो, ऐड क्लास पे क्लिक करते हो। सर बताएंगे जरा, फिर से बताएंगे सर? हाँ, एक बार फिर से बताइए। एक मिनट। आपको क्लास ऐड करना है, सबसे पहले इनहेरिटेंस आपको यूज़ करना है इसके अंदर में। तो आप चाहो तो यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके क्लास ऐड कर सकते हो, और दूसरा आप यहाँ से भी क्लास ऐड कर सकते हो। प्रोजेक्ट में जाओगे, ऐड न्यू क्लास पे, ऐड क्लास पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लास को ले लेते हो, और क्लास का नाम आपने ले लिया इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस के नाम से एक आपका क्लास आ गया। अब इस क्लास के अंदर में इनहेरिटेंस को ही आप चाहते हो मेन क्लास बनाना, तो यहाँ पे लिख लोगे स्टैटिक वॉइड मेन। मेन आप इसके अंदर में डिक्लेयर कर लो, और इस मेन के अंदर में आपने ले लिया स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट args, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये मेन आपने बना लिया है, अब आपको इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करना है। आप आ जाओ ऊपर,
आपने यहाँ पे एक पब्लिक क्लास बनाया, पब्लिक क्लास पेरेंट, पेरेंट के नाम से आपने एक क्लास बनाई। एक क्लास आपने बनाया पब्लिक क्लास चाइल्ड, यानी आपने दो क्लास बनाई, एक पेरेंट और एक चाइल्ड, यानी कि एक फादर हो गया और एक उसका चाइल्ड हो गया, दो क्लासेस हो गई। अब मैं क्यों ये बना रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेरेंट होगा वो चाइल्ड की प्रॉपर्टी को एक्सेस, जो चाइल्ड होगा वो पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। अब उसके अंदर में हम लोग एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं चाइल्ड को मैं ऊपर करूं सर और पेरेंट को नीचे करूं तो हो जाएगा, ये जब भी एक्सेस कर लेगा? क्यों नहीं, नाम चेंज कर दो। नहीं हाँ मैं अगर कर लो, पेरेंट को नीचे करता हाँ वो कर लेगा, क्यों नहीं करेगा। आप इसको ऊपर कर लो, यहाँ से कट करके उसको ऊपर कर दो, लेकिन आपका लॉजिक गलत हो जाएगा ना, हूं, आपके लॉजिक गलत हो जाएगा, नहीं कि जो पेरेंट है वो चाइल्ड की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है, आप लॉजिकली गलत जा रहे हो। तो आपको हमेशा जब रखना है, आपको नीचे वाली जो क्लास होगी वो चाइल्ड रहेगी हमेशा, ऊपर वाली जो क्लास होगी वही पेरेंट होगी, ठीक है ना। तो ये लॉजिकली हमारा गलत हो जाएगा। हम लोग पेरेंट को हमेशा ऊपर रखते हैं, जो मेन होता है, जो मास्टर क्लास होता है वो ऊपर रखते हैं, और जो चाइल्ड होता है, जो उससे ड्राइव्ड होता है, उसको नीचे रखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पेरेंट क्लास के अंदर में कुछ एक मैं मैकेनिज़्म, मैं एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। इस मेथड के अंदर में मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन के अंदर मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। ये मैंने किस में कराया, पेरेंट क्लास में कराया। और चाइल्ड क्लास के अंदर में मैंने क्या किया, या फिर आप हेलो वर्ल्ड की जगह पे नए काम करो, यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे प्रिंट कराओ दिस इज़ पेरेंट क्लास, यहाँ पे प्रिंट कराओ, उसको पता भी चलेगा दिस इज़ पेरेंट क्लास, ठीक है। और उसी तरह से हम क्या करते हैं, जो चाइल्ड क्लास है मेरा, उस चाइल्ड क्लास के अंदर में भी मैं एक मेथड ऐसा बना देता हूँ, और जिसके अंदर में मैं लिख देता हूँ दिस इज़ चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये हो गया आपके दो क्लासेस हो गए। अब मैं चाहता हूँ जो डिस्प्ले वाला है, छोड़ दो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये जो डिस्प्ले है वो पेरेंट में, चाइल्ड में तो नहीं है। जो डिस्प्ले का जो मेथड बनाया है आपने पेरेंट में बनाया, चाइल्ड में नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड के थ्रू मैं इस पेरेंट की प्रॉपर्टी को, डिस्प्ले को यूज़ करूँ। तो कैसे करूँगा मैं, इसके थ्रू, इस चाइल्ड के थ्रू मैं इस पेरेंट का कार यूज़ करना चाहता हूँ। अगर मैं इस पेरेंट का चाइल्ड हूँ तभी तो यूज़ करूँगा। अगर मैं कहीं जाऊँगा बोलूँगा हाँ भैया अपनी प्रॉपर्टी मुझे लिख दो या अपनी कार दे दो, कोई दे देगा क्या? नहीं ना, मुझे बाय रिलेशन उनका चाइल्ड होना पड़ेगा। तो मुझे चाइल्ड होने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना होगा, और यहाँ पे उस पेरेंट का नाम लिखना पड़ेगा जिसका मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अब मैंने लिखा चाइल्ड, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और पेरेंट, तो मैं अब बन गया चाइल्ड, इसका चाइल्ड बन गया। अब मैं इसकी पूरी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ, अब मेरा पूरी प्रॉपर्टी पे हक बन गया है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इनहेरिटेंस में इसको यूज़ करना है तो मैं मेन क्लास में उस पे चाइल्ड प्रॉपर्टी का, इस चाइल्ड के थ्रू मैं पेरेंट एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इस चाइल्ड का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा यहाँ पे। तो मुझे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्टैटिक क्लास नहीं लिया है। अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करता तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा चाइल्ड का क्योंकि मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज़ किया है। तो मैं यहाँ लिखूँगा चाइल्ड, स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा चाइल्ड C इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड,
तो क्या हो गया, सी इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, सी इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। अब मैं सीधा लिख सकता हूँ सी डॉट डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले कहाँ है, डिस्प्ले जो है वो पेरेंट क्लास में है, जो कार है वो पेरेंट क्लास के अंदर है, वो क्लाइंट इसके अंदर नहीं है, ये इसके अंदर नहीं है, बच्चे के पास गाड़ी नहीं है। कार जो है वो किसके पास है, डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले को हम लोग कार ले लो चलो, और आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा। मैं कार ले लेता हूँ, ये जो है पेरेंट क्लास, पेरेंट का कार है, पेरेंट कार, पेरेंट का कार है, और उसको चाइल्ड जो है पेरेंट अपने पेरेंट्स की कार को यूज़ करना चाहता है, तो उसको जो है ऑन पेपर होना पड़ेगा कि भाई वो उसका बेटा है, तभी तो एक्सेस कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कार हो गया, उस कार को यूज़ करेगा, करना चाहता है, तो यहाँ पे सीधा लिखेगा सी जो ऑब्जेक्ट है उसका, उसको सीधा लिखेगा कार, तो कार को वो एक्सेस कर सकता है। देखो यहाँ पे आ गया, मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था चाइल्ड का, ना कि पेरेंट का। मैं चाइल्ड का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सी के नाम से, और सी के थ्रू मैंने पेरेंट के कार को एक्सेस कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब मैं इसको रन कराना चाहूँगा तो मैं प्रोजेक्ट मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ कंसोल एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में जाऊँगा, और मुझे यहाँ पे इनहेरिटेंस को कॉल करना पड़ेगा। देखो ये वाला इनहेरिटेंस पे मैंने क्लिक करा, मैं इसको रन कराऊँगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, दिस इज़ पेरेंट कार। नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने वहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिखा है। जब तक आप रीड नहीं कराओगे तब तक वो राइट नहीं करेगा। कंसोल डॉट रीड लाइन, जब तक आप उसको रीड नहीं करोगे तब तक वो नहीं दिखाएगा। क्या आ रहा है, दिस इज़ पेरेंट कार। जो पेरेंट कार है वो कहाँ पे आ रहा है, वो इसकी प्रॉपर्टी है इससे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट है हमें, इससे हमारी ये बेनिफिट है कि अगर सपोज़ करो मेरे पास में मल्टीपल क्लासेस हैं और मेरा एक मेथड है, एक प्रॉपर्टी है जो कि एक क्लास में रिटर्न है, और मैं उसको चाहता हूँ कि दूसरे क्लास में वो एक्सेस हो जाए, तो उसको हम लोग यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको मुझे उस क्लास का जिससे मुझे एक्सेस करना है मुझे उसका चाइल्ड बनाना पड़ेगा। यानी कि मुझे इससे एक्सेस करना था तो मैंने क्या किया, इसको चाइल्ड बना दिया इस क्लास का। इसका नाम कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट और चाइल्ड ही रखना है, ठीक है। जैसे एक जीएसटी हो गया, जीएसटी आपका मेन क्लास हो गया, और जीएसटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जीएसटी के अंदर में एक सब क्लासेस बन गया, सपोज़ कर लो गारमेंट्स के लिए जीएसटी अलग हो जाएगी, ठीक है, आपका ग्रॉसरी के लिए जीएसटी अलग हो जाएगी, तो सबकी सब क्लासेस बनेंगी। लेकिन जो सारी सब क्लासेस हैं वो जीएसटी क्लास से ड्राइव होकर बनी है, यानी कि जो मेन फार्मूला लगेगा वो जीएसटी का लगेगा। तो जीएसटी आपका बेस क्लास हो गया, और जो ड्राइव क्लासेस हो गए वो छोटे मोटे जितने भी हमारे गुड्स हैं उसके हिसाब से उसके सब क्लासेस बनेंगे। तो दोज क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट क्लास जीएसटी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। ब्रेक पॉइंट वो बतला रहे थे उस समय। देखो ब्रेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपको ब्रेक लगाना है इसके अंदर में। जैसे कि आपने सपोज कर लो, आप चाहते हो कि आपका ये जो प्रोग्राम रन करे ना तो आपको बताए कि आपका इंटरनली क्या हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कौन सी जगह पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ इस जगह पे पॉइंट लगाना जब मेरा ये कार वाला शुरू, मैं चाहता हूँ कार कैसे शो हो रहा है उसके। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये जो आपको ग्रे सी लाइन दिख रही है ना, वहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेक पॉइंट लग जाएगा, और दोबारा क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये कार कॉल हो तो मेरे को पता चले कि कार कहाँ से कॉल हो रहा है, तो मैंने इसके सामने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक पॉइंट, और मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स भी लगा सकते हो आप। अब मैंने इसको रन कराया, देखो क्या होगा, जब ये रन करेगा ना तो ऑटोमेटिकली उसके वहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पे आपका है। ये येलो से आपको दिख रहा है, येलो सा दिख रहा है, मतलब ये ब्रेक पॉइंट पे लग गया। अब ये आपका रन करेगा इस बटन से, जो आपका नीचे का बटन है, ये ऊपर के लिए है और ये नीचे के लिए। तो आप नीचे के लिए प्रेस करोगे या आप F11 भी प्रेस कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको रन कराया, देखो क्या करेगा। सबसे पहले वो किसके पास गया, पब्लिक वॉइड कार के पास गया, कार के पास जा गया कंसोल डॉट राइट लाइन, और उसको जाके प्रिंट कराया, प्रिंट कराने के बाद रीड कराया, और रीड कराने के बाद आउटपुट आपको दे दिया, दिस इज़ पेरेंट क्लास।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले वाले स्टेप में जब ये मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तब कॉल करे, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसके नीचे से हटा देता हूँ। देखो अब क्या हो रहा है, जब ये जाएगा, जाने के बाद देखो यहाँ पे सी के पास ऑब्जेक्ट आया कि क्लास सी इज इक्वल टू न्यू क्लास। जब मैं इसको रन कराता हूँ देखो ये कहाँ जाएगा, ऊपर वाले के पास गया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको रीड किया, रीड करने के बाद वो कंसोल डॉट राइट पे गया और उसको रन करा दिया। आउटपुट आपके पास आ गया, दिस इज़ अ पेरेंट क्लास। यानी कि क्या होता है कि आपका जो स्टेप बाय स्टेप चलता है ना, उसका पूरा का पूरा ये जो ब्रेक पॉइंट है आपको एक एक लाइन दिखाता है कि आप जैसे आप इस पर चाहते हो कि आप इस पर ये जो आएगा ऑब्जेक्ट बना या इस पर बना तो इस पर आउटपुट क्या आया, मुझे एक एक लाइन पीछे से बैकग्राउंड रन कराना है और देखना है कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पे लगा दो, क्लिक कर दो, तो ये आप यहाँ पे भी चाहते हो, आप चाहते हो यहाँ पे भी आपका ब्रेक पॉइंट लग जाए, तो ये आपको मल्टीपल जगह पे ब्रेक पॉइंट लगा के आप उस प्रोग्राम को चेक कर सकते हो। सर डबल क्लिक कर रहे हैं क्या आप? सिंगल क्लिक। एक बार क्लिक करोगे तो लगेगा, दूसरी बार क्लिक करोगे तो हट जाएगा। देखो ये हट गया। और इसको रन कराने के लिए ब्रेक पॉइंट जब भी लगाओगे और उसे रन कराओगे तो ऑटोमेटिकली कोड पे चला जाएगा। और उसको रन कराने के लिए ब्रेक पॉइंट आपको मैंने बताया एक डाउनवर्ड्स रो है, क्लिक करोगे तो ये रन करता जाएगा। तो एक बार आप लोग इस तरह के प्रोग्राम्स को थोड़ा सा फंडामेंटली खुद से बना के देखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और एक बार आप लोगों की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक इन्वायरमेंट नहीं देखा है। तो एक बार इन्वायरमेंट देखो। मेरे ख्याल से विकास ने नहीं देखा है, विकी ने तो देखा है, ठीक है ना? हेलो, यस सर। ठीक है विकास, मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर रहा हूँ, लिंक को एक शेयर कर रहा हूँ, उसको अभी डाउनलोड कर लेना। ओके सर। ठीक है, ओके।